Hello everyone, welcome to the another session of pharmacotherapeutics. So we have completed the hypertension topic. Similarly, we are going to discuss about congestive cardiac failure in this topic along with the case studies, case scenarios. So please listen it carefully. So our today's topic in the pharmacotherapeutics is the congestive cardiac failure. It is commonly known as CHF. जो people will say it as a congestive heart failure, and some people will say it as a congestive cardiac failure, and someone in common way we can tell it as a heart failure also. A lot of people will say it as a heart failure in the day-to-day life. Then let's see some interesting fact about our heart and CCF. Then we will start our topic. So an adult heart pumps around 5 liters of blood in a minute. So I hope you all know this, right? तो ये interesting है, इसी को हम बोलते थे cardiac output. Then another interesting, so this might be little new, around 2000 gallon, that is roughly 7500 liters of blood is pumped in a day, right? So this is wonderful figure. Similarly, first heartbeats starts in and around 21 to 22nd day of conception. जैसे कंसीव हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके 21 या 22 दिन में हर्ट रेडी हो जाता है और पंप करना चालू करता है. और कब तक पंप करता है ये? थ्रू आउट दी लाइफ. जिस दिन ये पंप करना बंद करता है, दैट इज द एंड. नाउ इट कैन कीप ऑन बीटिंग इवन आफ्टर सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी. अगर हम हर्ट को बाहर निकाल दें तो ये बीट करता रहता है. हाँ, इसको एक शर्त क्या है कि इट नीड्स टू हैव न्यूट्रिएंट्स including glucose and oxygen, then it can keep on beating. That is possible by its one fantastic property known as automaticity. We have discussed in the anatomy part before starting the hypertension. Then let's see, if you are 70 years, अगर आप 70 साल तक जीते हो या एक कोई 70 साल का आदमी है, तो उसका हार्ट ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन टाइम बीट कर चुका है. 2.5 बिलियन सुनने में ऐसा छोटा लगता है, अगर हम उसको हिंदू अरेबिक सिस्टम में जाके देखते हैं तो ये आता है अराउंड 2 अरब 50 करोड़ टाइम तक हार्ट बीट कर चुका होता है. एंड इट्स वेरी वेरी ह्यूज नंबर. तो एक 70 साल का आदमी, इसीलिए उसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं, राइट. देन अनदर क्विक फैक्ट, लाफिंग कैन रेगुलरली इंप्रूव दी ब्लड फ्लो. अगर कोई रेगुलरली लाफ करता है तो उसका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, ये साइंस भी मानता है. एंड रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन, गुड डाइट एंड साउंड स्लीप आर फ्यूल फॉर आवर हार्ट. ये 3 चीजें अच्छी रहेंगी तो हमारा हार्ट हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहेगा. नाउ विद दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड बैकग्राउंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. तो हम पहले टॉपिक चालू करने से पहले देखेंगे कि ये कंजेशन क्या होता है. कंजेशन होता है फ्लूइड ओवरलोड हो जाना, या फिर नॉर्मल टर्म में हम कंजेशन को समझते हैं कि क्राउड हो जाना. फॉर एग्जांपल, एक बस है, बस में 60 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें 100 लोग बैठ रहे हैं तो कैसा होगा? रेलवे स्टेशन में क्या हाल होता है. ऐसे ही फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है हमारे हार्ट में. तो जो हार्ट की कैपेसिटी है फ्लूइड को संभालने की, उससे ज्यादा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंजेशन. हमारे हार्ट फेलियर में यही सिस्टम हो रहा है, इसीलिए हम उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं. तो कार्डियक इज अ हार्ट. देन फेलियर, यहां पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. फेलियर इन टेक्निकल टर्म मीन्स इनएबिलिटी टू फंक्शन एज इंटेंडेड. जैसा डिमांड है, जैसा जरूरत है, उसके हिसाब से हार्ट फंक्शन नहीं कर पा रहा है. फेलियर होना इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट एकदम से बंद हो गया या कंप्लीटली काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है. हार्ट काम करता है मगर इतना नहीं कर पाता है जितना उसको काम करने की जरूरत है. तो यहाँ पे ये चीजें समझना जरूरी है कि जो हार्ट फेलियर कंडीशन है, हार्ट फेलियर कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हार्ट अपने डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, राइट. होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज. कंजेशन बोले तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाना. इसी फ्लूइड ओवरलोड की वजह से जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, इतना काम नहीं कर पा रहा है कि जितना हमको उसकी जरूरत है. तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर. नाउ लेट्स गो टू द सिस्टेमिक डेफिनेशन. So it is a long-term clinical condition in which the heart is unable to pump enough amount of blood. See, this enough is very important. वो पंप कर रहा है मगर enough amount में पंप नहीं कर पा रहा है. Condition in which heart is unable to pump the enough amount of blood to the body to meet its need. तो इतना इनफ नहीं कर पा रहा है कि वो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर सके. इन सिंपल लैंग्वेज, द कार्डियक आउटपुट ऑफ आवर हार्ट इज कंप्रोमाइज. तो उसका कार्डियक आउटपुट, जितना ब्लड पंप होना चाहिए था उतना ब्लड पंप
नहीं हो रहा है, और ये क्रोनिक कंडीशन में होता है और ये कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होता ही रहता है, एस्केलेट होता रहता है, अभी हम पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे। इसीलिए कभी कभी इसको कोई लोग क्रोनिक हार्ट फेलियर भी बोल देते हैं, जबकि टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है। हाँ, मगर मेक सेंस कि ये क्रोनिक सिचुएशन में ही होता है, ऐसा नहीं होता कि सडनली CHF हो गया। CHF होने के लिए हमको टाइम लगता है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन। वी विल अगेन विजिट टू द डेफिनेशन। हार्ट पंप तो कर रहा है मगर इनफ नहीं है। कितना इनफ नहीं है कि वो नीड को फुलफिल कर पाए, राइट। तो जहां पे हमारा CO कम है, और फिर क्यों कम है CO कि हमारा हार्ट कंप्रोमाइज हो गया, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू दी कंजेशन। क्यों? ड्यू टू दी कंजेशन। और ये क्रोनिकली प्रोग्रेस होता ही रहता है, तो समटाइम इट इज नॉन एज chronic heart failure also, right? Then we are going to see the stages of CHF और CCF। तो हम फॉलो करेंगे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी भी है, ऐसे ही WHO की गाइडलाइंस भी है, ऐसे इंडिया में ICMR की गाइडलाइन भी है। मगर जो क्लिनिक्स में बहुत कॉमनली यूज होती है, कॉमनली न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का भी होता है, या फिर अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी का भी होता है। तो हम अगर यहाँ पे सारे 4-5 टाइप के डाल देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज, दैट इज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो इसके हिसाब से देयर आर 4 डिफरेंट स्टेजेस, स्टेज A, B, C एंड D। स्टेज A का हार्ट फेलियर कैसे को बोलते हैं हम, कि आदमी रिस्क में है, अ पर्सन इज एट रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर बट विथआउट, सो दिस इज विथआउट, जो ये जो C के ऊपर डैश दिख रहा है ये विथ है, विथआउट स्ट्रक्चरल हार्ट डिसऑर्डर। आदमी का हार्ट का मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं है, मतलब उसका हार्ट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, और कोई सिम्टम भी नहीं आया है उसको हार्ट फेलियर का, मगर उसको बहुत ज्यादा रिस्क है। तो ऐसे पॉपुलेशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, किस स्टेज में रखेंगे? स्टेज A। स्टेज A इज समथिंग लाइक स्टेज 0, जहां पे रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, मगर कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हार्ट में नहीं है और कोई भी हार्ट फेलियर का सिम्टम नहीं है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? स्टेज A। होप यू अंडरस्टूड। स्टेज B, द स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज बट विदाउट साइन एंड सिम्टम। यहाँ पे स्टेज B में क्या हो गया, मॉर्फोलॉजी हार्ट की चेंज होना चालू हो गई, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, मगर फिर भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आए। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे नो स्ट्रक्चरल चेंज नो सिम्टम्स, यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज बट नो सिम्टम्स। तो ये क्या हो गया? स्टेज B हो गया। ऐसे हम देखेंगे, वी आर हैविंग द स्टेज C। स्टेज C क्या बोल रहा है हमको, कि स्ट्रक्चरल हार्ट डैमेज, दिस इज अ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गया है, और पहले कभी सिम्टम्स आए थे या अभी सिम्टम्स भी, मतलब फर्स्ट स्टेज A में क्या था? नो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नो सिम्टम्स। सेकेंड स्टेज में क्या था? स्ट्रक्चरल चेंजेस नो सिम्टम्स। स्टेज C में क्या है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी है और सिम्टम्स भी है। तो स्टेज D में क्या है? स्टेज D इज अ रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर। रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर बोले तो ये, इसको फिर अब हमको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी चाहिए और इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन। तो ये एडवांस टाइप का हार्ट फेलियर है, जहां पे सिम्टम्स आ रहे हैं और बिना कोई एक्सर्शन के रेस्ट में भी सिम्टम्स आ रहे। तो ऐसे पॉपुलेशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? स्टेज D वाली कैटेगरी में रखेंगे। तो एक दूसरे तरीके से हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे CHF को। तो पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा वेंट्रिकल इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है तो लेफ्ट साइडेड, राइट साइड का वेंट्रिकल है तो राइट साइडेड, और दोनों भी वेंट्रिकल अफेक्टेड है CCF से, तो हम उसको बाई वेंट्रिकुलर भी बोल सकते हैं। ऐसे ही जो सबसे कॉमनली यूज है, जो क्लिनिकली यूज होता है, वो सेकेंड तरीका है बाई इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन के तरीके से हम इसको बहुत ज्यादा इसको क्लासिफाई करते हैं। तो पहला आता है HFrEF। HFrEF बोले तो हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड, ये R छोटा वाला R बोले तो रिड्यूस्ड, EF बोले तो इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब कि कितना ब्लड निकाल रहा है। जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम हमने बात करी थी ना, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, कितना लेस हुआ है। अगर वो 40% से नीचे आ गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? HFrEF, मतलब हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जहां पे जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 40% से कंप्रोमाइज हो गया। इजेक्शन, जो ब्लड का इजेक्शन है वेंट्रिकल से, वो 40% तक रिड्यूस हो गया है। ऐसे ही फिर दूसरा आता है HFMR। M बोले तो माइल्डली रिड्यूस्ड, R मतलब रिड्यूस था, MR मतलब माइल्डली रिड्यूस्ड, जहां पे जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 40 से ऊपर है मगर 50 से नीचे है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? दिस इज माइल्डली रिड्यूस्ड
इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विथ माइल्डली रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। तो फिर तीसरा हमारा आता है HFPEF, मतलब P मतलब होता है प्रिजर्व, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है मगर इजेक्शन फ्रैक्शन कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज हो सकता है, अभी के लिए ठीक ठाक लेवल पे है। 50 से ऊपर होना मतलब हम ठीक ठाक नॉर्मल में गिनते हैं। अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो और मैं अगर देखूंगा तो वो 70% से ऊपर होगा। फिर भी 50 से भी ऊपर है तो हम बोलेंगे कि कोई रिडक्शन नहीं आया है इतना सिग्निफिकेंट तरीके से कि हो जाए, मगर हाँ वो आगे जाके दिक्कतें हो सकती है तो उसको भी देखना जरूरी है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द हार्ट फेलियर। लेट मी रिपीट अगेन, हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विथ माइल्डली रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन एंड हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये 3 टाइप के डिफरेंट क्लासेस हो गए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एपिडेमियोलॉजी। अब आपको मालूम है कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज। तो प्रिवेलेंस इज अराउंड 1 to 2%। जैसे जैसे एज बढ़ता है इसका इंसिडेंस भी और प्रिवेलेंस भी बढ़ता रहता है। मोर देन 65 एज है तो प्रिवेलेंस 1 या 2% से बढ़ के 10% तक पहुंच जाता है। मैन एट हायर रिस्क ड्यूरिंग देयर एडल्टहुड। वी ऑल नो कि फीमेल के पास कुछ तो ऐसी कोपिंग मैकेनिज्म है, जैसे उनके पास एस्ट्रोजन है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन का एडवांटेज है, LDL के रिसेप्टर ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम रहता है। नॉट ओनली इन CHF और हाइपरटेंशन, बाकी सारों में भी ये रिस्क कम है ड्यूरिंग देयर एलिजिबल एज, जब तक उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में है। फिर अगर किसी के वो हाइपरटेंशन है तो उसको CHF होने के चांस 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं, और किसी को डायबिटीज है तो उसको CHF होने के चांस 2 से 8 गुना बढ़ जाते हैं। और अगर किसी को हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज भी है तो उसको और ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि CHF एक अलोन आइसोलेटेड डिजीज नहीं रहा है आज के डेट में। सो ये जनरली हाइपरटेंशन और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की तरह देखने को मिलता है। देन 0.5 to 1.8 मिलियन न्यू केसेस पर ईयर इन इंडिया। इंडिया में अगर हम एक साल में देखेंगे तो हमको 5 लाख से लेके 18 लाख तक केस देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस स्टडी। तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? तो अभी CCF क्यों होता है? सो ऑल द रिस्क फैक्टर्स व्हिच आर देयर फॉर द हाइपरटेंशन, दे ऑल विल कम टू द CCF ऑल्सो। जैसे कि हमने बोला कि जिसको हाइपरटेंशन है तो उसको 2 से 3 गुना ज्यादा रिस्क है CHF होने का। तो दोनों ही कार्डियक कंडीशन है, तो बोथ विल शेयर द रिस्क फैक्टर। नाउ इन दिस रिस्क फैक्टर इवन हाइपरटेंशन विल ऐड एज 1 मोर रिस्क फैक्टर। ये तो रिस्क फैक्टर सारे हैं ही, इनमें हाइपरटेंशन इटसेल्फ विल ऐड इटसेल्फ एज अ रिस्क फैक्टर, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क फैक्टर। लेट्स सी वन बाय वन, डू नॉट स्किप इट। कोरोनरी आर्टरी डिजीज रहेगा, हार्ट अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। डायबिटीज मेलाइटिस रहेगा, हमने देखा 2 से 8 गुना तक ज्यादा रहता है। एज बढ़ेगा, वो भी हमने देखा। मेल सेक्स की बात करी, स्मोकिंग और अल्कोहल हमने बोला था। एथेरोस्क्लेरोसिस जो हार्ट का अपना कोपिंग मैकेनिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओबेसिटी रहेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस बनने के चांसेस हाई है। डिस्लिपिडेमिया सेम स्टोरी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हार्ट हेल्थ को वीक कर देता है। जेनेटिक्स, अगर मम्मी पापा को है तो वही फॉल्टी जीन्स आते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री, मतलब फिर जीन से लेके फूड हैबिट्स तक, किचन की बातें हमने करी थी। कार्डियोटॉक्सिक ड्रग, अगर कोई कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है जो हार्ट हेल्थ को कंप्रोमाइज करते हैं तो उसके केस में भी हमको CHF होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन देयर आर सर्टेन कॉजेज ऑल्सो, जैसे रिस्क फैक्टर रिस्क को बढ़ा देता है। कॉजेज अगर ये होगा तो CCF होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कार्डियक कॉजेज है जैसे इस्केमिक हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो CCF होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हो जाता है जनरली। कार्डियोमायोपैथीज, कार्डियक मसल्स में दिक्कत है। बल्बुलर हार्ट डिजीज है, हार्ट के बल्ब्स में कहीं पे दिक्कत है। कार्डियक अरिथमियाज है और मायोकार्डियाज है, मतलब जो हार्ट का मसल है उसमें कोई तो दिक्कत है तो वहां पे अपना CHF होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। कुछ नॉन कार्डियक सिस्टमिक चीजें भी है, जैसे एनीमिया है, विगोरस एनीमिया है, और ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो कंप्रोमाइज्ड है। इन दैट सिचुएशन टू मीट दैट डिमांड आवर हार्ट हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो हमने डेफिनेशन में ही बोला है कि डिमांड के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे थे, उसको हम CHF बोलते हैं। सो CKD में भी सेम सिचुएशंस आती है। देन इन्फेक्शन, सेप्सिस है। देन फिसुला हो बना दिया, एट्रोवेंट्रिकुलर एट्रियो वेनुलार जो फिसुलाज है, जैसे डायलिसिस के टाइम पे बनाते हैं, तो ऐसे केसेस में भी CCF देखने को मिलते हैं। और प्रेगनेंसी में तो खैर डिमांड बढ़ती है, अभी एक बॉडी के जगह पे फिटस की भी डिमांड पूरी करनी है तो डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट? नाउ वी विल सी द पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे CCF हो रहा है,
राइट। पैथोफिजियोलॉजी हम पहले देखेंगे, जितने भी रिस्क फैक्टर है और जितने भी अभी तक हमने कॉजेज डिस्कस करे, ये सारे पेशेंट का रिस्क बढ़ा देते हैं। जैसे पेशेंट का रिस्क बढ़ता है तो जो उसका मायोकार्डियल टिश्यू है उसमें इंजरी होना चालू हो जाती है। जैसे उसमें इंजरी होती है तो कार्डियक वर्कलोड बढ़ता है, और यहाँ पे जो है डायस्टोलिक फीलिंग है, जो हार्ट में ब्लड आ रहा है, क्योंकि ये पंप कम कर रहा है तो जो रिटर्न ब्लड आएगा वो भी कम आएगा, तो प्रॉपर तरीके से हार्ट फिल भी नहीं हो पाएगा और वर्कलोड भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर आ जाएगा और वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन होना चालू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एट्रियल में प्रेशर्स है वो प्रेशर सारे इंक्रीज होना चालू हो जाएंगे। तो हम पहला पाथवे देखेंगे, अगर ज्यादा एट्रियल प्रेशर हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा कि हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, जैसे हार्ट इज नॉट एबल टू डू वर्क प्रॉपरली, देन इट विल लीड टू द डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो टोटल ब्लड सप्लाई भी कम हो रहा है, तो जो टिश्यू में परफ्यूजन है वो कम हो जाता है, तो इसको हम हाइपोक्सिया कंडीशन से भी देख सकते हैं। जैसे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हमारी किडनी में भी कम ब्लड जाएगा, किडनी में भी ब्लड कम जाएगा, तो हमने रास मैकेनिज्म हाइपरटेंशन में डिस्कस किया था, आप वहां पे जाके रिफर कर सकते हो। तो ये जो रास मैकेनिज्म था ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा तो इसको कंपेंसेट करने के लिए अपना टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। इसका इंटायर मैकेनिज्म हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो, पार्ट 1 वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने के बाद भी जो डिमांड है वो मैट नहीं होती है, जिसकी वजह से हार्ट और ज्यादा जोर से काम करना चालू करता है, जिसकी वजह से फिर से लोड बढ़ता है और मायोकार्डियल हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसको हम कार्डियोमेगाली के नाम से भी जानते हैं। और ये लोड तो बढ़ता है हार्ट को, ये ज्यादा प्रेशर लेके काम तो कर रहा है, मगर जो एक्चुअल आउटपुट आना है वो आउटपुट फिर भी नहीं आता है, और ये साइक्लिक फैशन में चलता रहता है, एंड इट विल वर्सन द कंडीशन। राइट। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट का प्रेशर भी बढ़ गया है और काम भी बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत एक्सटेंसिवली काम कर रहा है, तो मगर फिर भी ब्लड सफिशिएंटली पंप नहीं कर पा रहा है। जो ये ब्लड है अब ये हार्ट के अंदर पूलिंग होना चालू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कंजेशन। इसीलिए हमने इसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोला था। जैसे ही वेंट्रिकल कंजेशन होना चालू हो जाएंगे, साइमल्टेनियसली जो अपना लेफ्ट एट्रियम है वो भी कंजेस्टेड हो जाएगा ब्लड से। जैसे ही अपना ये लेफ्ट एट्रियम कंजेस्टेड हो जाएगा तो जो पल्मोनरी वेन यहाँ पे प्यूरिफाइड ब्लड लेके आ रहा है उसमें भी पूलिंग होना चालू हो जाएगा, और जो अपने पल्मोनरी ब्लड वेसल्स है वो भी पूल हो जाएंगे, जिसको हम डैमिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरा फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, एल्वियोलर स्पेस में फ्लूइड आएगा और पल्मोनरी एडेमा देखने को मिलता है, जो इसका क्लासिक सिम्टम्स हम बोल सकते हैं सीसीएफ के लिए। तो इस तरीके से ये सीसीएफ कंडीशन वर्स होता ही रहता है और इसको प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत है। होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। तो अब हम इसके देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी यहाँ पे पूलिंग हो गया है, पल्मोनरी एडिमा हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, आदमी को डिस्निया होगा, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होगी। देन पीएनडी इज कॉल्ड पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। जैसे आदमी लेटेगा तो अपना लंग्स का सरफेस बढ़ेगा, राइट। ये जो अपने लंग्स है इसका ऐसा सरफेस बहुत बड़ा है, जैसे आदमी लेटेगा इसका सरफेस बढ़ेगा तो जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है वो फ्लूइड ज्यादा स्पेस में फैल जाएगा, और जो एल्वियोलाई है वो अच्छे से ऑक्सीजन को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आदमी सोने के बाद ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, अचानक से उठ जाता है, जिसको हम बोलते हैं पीएनडी, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। एंड ऑर्थोपनिया, जैसे आदमी लेटता है तो आदमी उठ जाता है। पीएनडी मतलब आदमी जब सोता है रात को वो टाइम पे उठ जाता है, ऑर्थोपनिया मतलब जब वो लेट जाता है तब वो उठना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड है, एडिमा है, इसकी वजह से रेल्स और क्रैकल्स साउंड भी सुनाई देते हैं अस्कल्टेशन के टाइम पे। फिर मोस्ट क्रोधी कफ आता है एंड हैकिंग कफ हो जाता है, उसको बार बार जोर जोर से वो खांसना चालू करता है अबनॉर्मली। डिजीनेस एंड फटीग, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है पूरे टिश्यूज में, आदमी को जनरलाइज्ड वीकनेस आ जाता है ड्यू टू दी पुअर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ग्लूकोज। चेस्ट पेन होना चालू होता है क्योंकि हार्ट का बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ा हुआ है। इडिमा आना चालू होता है क्योंकि फ्लूइड लीक हो रहा है, बहुत सारा फ्लूइड पूलिंग हो रहा है, वो लीक होना चालू हो जाता है। देन सडन वेट गेन, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होना चालू हो गया, ब्लड से लीक हो गए। देन पर्सन विल हैव अ कंफ्यूजन, पाल्पिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस ऑफ ऑन हार्ट बीट एंड डिफिकल्टी इन दी फोकसिंग। तो यहाँ पे हमारा सीएनएस भी धीरे धीरे इन्वॉल्व होना चालू होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस साइन एंड सिम्टम्स की यहाँ पे जो सीएचएफ कंडीशन है वहां पे एक्चुअली क्या क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी
आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है वहां पे हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, वो सारी चीजें देखेंगी। हम खत्म करने से पहले एक क्विक रिकैप लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखे थे हर्ट के बारे में। तो हमने फिर सीसीएफ को ब्रेक डाउन किया था। कंजेशन मतलब क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड और रिटेंशन ऑफ फ्लूइड हो जाना। फेलियर की जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाना। फेलियर मतलब कंप्लीट शटडाउन नहीं है हमारे ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन सिस्टम के केसेस में, ये हमको समझना जरूरी है। डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, अनेबल टू पंप द इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड टू मीट इट्स नीड ड्यू टू द कंप्रोमाइज कंडीशन। और ये क्रोनिक प्रोग्रेशन जाता है तो कभी कभी इसको लोग क्रोनिक हार्ट फेलियर भी बोल लेते हैं। स्टेजेस हमने ABCD देखे थे। नो स्ट्रक्चरल चेंजेस, नो सिम्टम्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस, सिम्टम्स, देन स्ट्रक्चरल चेंजेस विद द प्रोमिनेंट सिम्टम्स एंड द सिम्टम्स एट द रेस्ट। तो ये स्टेज ABCD हो गए। क्लासिफिकेशन फिर हमने देखा था वेंट्रिकल के हिसाब से, लेफ्ट राइट या बाय वेंट्रिकुलर। फिर इजेक्शन फ्रैक्शन के हिसाब से 40 से कम हो गया है तो रिड्यूस्ड, 40 से 50 के बीच में है तो माइल्डली रिड्यूस्ड, अगर 50 से ऊपर है तो प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन वाला हार्ट फेलियर हम बोलेंगे। एपिडेमियोलॉजी में देखा था कि 1 से 2% पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, मगर ये प्रिवेलेंस 10% से ऊपर चले जा रहा है एल्डरली पेशेंट्स में। और हाइपरटेंशन के साथ रिस्क 2 या 3 गुना बढ़ जा रहा है, और डायबिटीज के साथ 2 से 8 गुना तक बढ़ जा रहा है। तो हमने बहुत सारे रिस्क फैक्टर के बारे में बात किया था, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर दोनों ही है इसमें भी, और हाइपरटेंशन भी इसमें एक प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर की तरह उभर के आता है। देन देयर आर सम कार्डियक कॉजेज, जहां पे हार्ट को कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती है जिसकी वजह से सीसीएफ होता है। एंड देयर आर सम सिस्टमिक कॉजेज, जहां पे हमको हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और इस डिमांड को मीट नहीं कर पाता है तो आदमी सीसीएफ में जाता है। फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया था कि रिस्क फैक्टर और कॉजेज की वजह से जो मायोकार्डियल इंजुरी है वो ट्रिगर हो जाती है और ये अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है। बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, जिसके हिसाब से हमारे कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे रास मैकेनिज्म्स। तो जिसकी वजह से बीपी तो बढ़ता है, इसका फंक्शनिंग भी बढ़ जाता है, इसका साइज भी बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, मगर फिर भी डिमांड मीट नहीं हो पाता है। ये था इसका टोटल पैथोफिजियोलॉजी। और साइलेंट सिम्टम में हमने देखा था कि सीजीएचएम में जो सबसे मेजर सिम्टम्स है वो पल्मोनरी सिम्टम्स है, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा हो जा रहा है, बैक फ्लो होके, कंजेशन होके, जिसमें डिस्निया, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, ऑर्थोपनिया, रेल्स, क्रैकल्स, मॉइस्चर फ्रोदी कफ, डिजीनेस, फटीग, वीकनेस, ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको कुछ डाउट है या कहीं पे कुछ कहने में मेरे से आगे पीछे चूक हो गई तो आप कमेंट में उसको बोल सकते हो, तो हम उसको आगे जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हम इसका जो बाकी का डायग्नोसिस मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून टू अस। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ऐसे ही सरल भाषा में चीजों को समझने के लिए और एग्जाम फ्रेंडली तरीके से समझने के लिए। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन इंटरेस्टिंगली। लेट्स मीट इन द अनदर सेशन। थैंक यू।